हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं वो संविधान, और संविधान की आज छठी क्लास होगी। तो चलते हैं। और जो दोस्त नए जुड़े हैं, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं यह बताते हैं। संघ की कार्यपालिका जिसमें बात होगी राष्ट्रपति की, लेकिन संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर बात करें कि संघ की व्यवस्था जो होती है वो कैसी व्यवस्था होती है, यानी संघ सरकार जो व्यवस्था होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जैसे कि संसदीय प्रणाली, और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक। प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये दो तरह की प्रणाली होती हैं। अब बात करें संघ की व्यवस्था या संघ सरकार में कौन सी प्रणाली होती है। हमारे देश में इन दोनों में से कौन सी प्रणाली का उपयोग होता है? बाकी संघीय व्यवस्था या संघ व्यवस्था जो सरकार चलाती है उनमें दो प्रकार की प्रणाली होती हैं, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली। इनमें हमारे देश में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो हमारे देश में संसदीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें संसदीय प्रणाली वो होती है जिसमें संसद और मंत्रिमंडल का अहम रोल होता है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली वो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है वो होता है राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष का होता है, जिसमें अध्यक्षात्मक प्रणाली जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई जाती है।
और संसदीय प्रणाली हमारे देश भारत में अपनाई जाती है। जिसमें अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई जाती है उसमें संसद का कोई इतना महत्व नहीं होता या मंत्री परिषद का कोई इतना महत्व नहीं होता। जो भी शक्ति होती हैं वह सब शक्ति राष्ट्रपति के पास होती हैं। जो भी शक्ति होती हैं वह शक्ति सब राष्ट्रपति के पास होती हैं, जबकि मंत्री परिषद और संसद का कोई अहम रोल नहीं होता। इससे आगे अगर ये संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी होते हैं तो एक राज्य की कार्यपालिका भी होती है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं तो इसको देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे केंद्र में ये राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज्य में राज्यपाल होता है और केंद्र में उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्य में कोई ऐसा पद नहीं होता। बात करें यहाँ प्रधानमंत्री होता है तो यहाँ सीएम होता है, और जैसे कि यहाँ मंत्री परिषद होती है तो यहाँ भी मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है। इससे आगे बात करें कि मंत्री परिषद तो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति की जगह। जैसे यहाँ उपराष्ट्रपति होता है तो यहाँ कोई ऐसा पद नहीं होता, और जैसे यहाँ प्रधानमंत्री होता है वैसे ही यहाँ काम सीएम करता है, और जैसे यहाँ मंत्री परिषद होती है और यहाँ भी मंत्री परिषद होती है, और जैसे यहाँ महान्यायवादी होता है और वैसे ही यहाँ महान्यायवादी ना होकर यहाँ होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो ये होते हैं संघ में, केंद्र में संघ की कार्यपालिका में ये शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इससे आगे देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का वर्णन या संघ की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है, और आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक दिया हुआ है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। अब कार्यपालिका अगर देखते हैं, संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है।
राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, जबकि संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं, संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो निहित होती हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। क्या? संघ की कार्यपालिका शक्तियां। संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो निहित होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है और संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो सब राष्ट्रपति के पास होती हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति या तो खुद करता है या मंत्रिपरिषद के द्वारा कराता है या अन्य किसी पदाधिकारी के द्वारा कराता है। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में दिया गया है। लेकिन अगर बात करें कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो निहित हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो अनुच्छेद 53। देखो, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का जो पद का वर्णन है वो अनुच्छेद 52 में है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं उन शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 53 में दिया गया है। समझ में आया होगा कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, या राष्ट्रपति पद का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 52 में दिया गया है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति के पास शक्तियों का वर्णन जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 53। संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो निहित होती हैं वो राष्ट्रपति में होती हैं, किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। अब बात करें जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। देश का नाम मात्र का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का नाम मात्र के लिए प्रधान होता है। जो देश का नाम मात्र प्रधान होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। बाकी वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री।
अब नाम मात्र का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और वास्तविक जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऐसा क्यों है कि नाम मात्र के लिए प्रधान है? तो नाम मात्र के लिए प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। वो इसलिए है कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां हैं कि ये काम भी राष्ट्रपति करेगा, वो काम भी राष्ट्रपति करेगा। लेकिन ये जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन अनुच्छेद 74 में एक लाइन कही गई है कि राष्ट्रपति जो काम करेगा या उसकी सहायता के लिए या उसे सलाह मंत्री परिषद देगी, और मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सलाह या सहायता जो करेगी वो मंत्री परिषद करेगी, और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अब देखो, राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जब ये कहा गया था कि राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां हैं और इन शक्तियों का यूज करने की वजह से कभी कभार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कोई मतभेद होने लगता है, तो इस मतभेद को दूर करने के लिए आर्टिकल अनुच्छेद 74 में यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता जो देगी वो मंत्री परिषद देगी, और उस मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होगा। यह तो आर्टिकल 74 में कहा गया था, लेकिन इससे आगे एक बात और जोड़ी गई ताकि इन दोनों में कोई मतभेद ना हो। इससे आगे ये बात जोड़ी गई थी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह मंत्री परिषद देगी, उस मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होगा, और इस बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। यानी जो भी सलाह प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद देगी उस सलाह को राष्ट्रपति को मानना होगा। अब ये बताओ, जब मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री कोई सलाह देगा और उस सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य होगा, तो राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति रही? सिर्फ नाम ही रहा कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, बाकी उसको उन शक्तियों का यूज करने वाला तो प्रधानमंत्री ही है। बाकी हमारे देश का सबसे ऊंचा पद जो है वो राष्ट्रपति का है, लेकिन राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा है, लेकिन काम करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि ये आर्टिकल 74 में कहा गया था कि राष्ट्रपति को सहायता या सलाह जो देगी वो मंत्री परिषद देगी, और मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। बात समझ में आई होगी? तो अगर हम बात करते हैं इससे आगे, क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति किस देश के सम्राट के समान कार्य करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति किस देश के सम्राट के समान कार्य करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति के समान या किस सम्राट के समान कार्य करता है? क्वेश्चन बनता है
हमारे देश का राष्ट्रपति किस देश के सम्राट के समान कार्य करता है। हमारे देश का राष्ट्रपति किस देश के सम्राट के समान कार्य करता है? तो किस देश के समान कार्य करता है? ब्रिटेन। किसके? ब्रिटेन के समान। यानी हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो किस देश के राष्ट्रपति के समान कार्य करता है? ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन में जो है वो वंशानुगत शासन है, वंशानुगत शासन है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा है कि अगर जो आज राष्ट्रपति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी वंश ही उसका राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करेगी या उसका लड़का उसका शपथ ग्रहण करेगा। यानी ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है और जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो इससे आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं। अगर हमारे देश में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये होगा कि वह देश का नागरिक हो। वह देश का नागरिक हो। दूसरी बात ये होगी कि उसकी मिनिमम एज वो 35 वर्ष 35 वर्ष, कम से कम उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। कि वह देश का नागरिक हो। पहली बात तो ये हो कि वह देश का नागरिक हो। दूसरी बात ये होगी कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। इसके बाद है कि वह लाभ के पद पर ना हो। क्या? लाभ के पद पर न हो। यानी कि चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, लेकिन वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन हमारे देश में जो लाभ के पद नहीं माने जाते वो हैं उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ये हमारे देश में लाभ के पद नहीं माने जाते। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल है तो वो लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वेतन तो इनको भी मिलता है लेकिन इनको लाभ के पद पर नहीं रखा गया। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल है तो वह राष्ट्रपति बनने के लायक है, यानी राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकता है, उसकी योग्यताएं है। अगर अन्य कोई पद हो जिसमें उसे वेतन मिलता हो
तो ऐसा नहीं है। लाभ के पद पर ना हो, ये पद जो हैं वो लाभ के पद में नहीं रखे गए हैं, और इनके अलावा ऐसा कोई पद नहीं होना चाहिए जिसमें उसे वेतन मिलता हो। इसके बाद बात करें 4, राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की योग्यता के लिए वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। पर लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। यानी जो योग्यता लोकसभा के सदस्य को होनी चाहिए वही योग्यता इसके होनी चाहिए, जबकि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि संसद में होती हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन सदस्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी योग्यता रखता हो कि वह लोकसभा का सदस्य बन सके। इसके बाद 4 पॉइंट हुए। इससे आगे 5वां पॉइंट होगा कि अगर बात करें कोई राष्ट्रपति भारत में कितनी बार बन सकता है। हमारे देश में अगर कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहे या बन सकता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार बन सकता है। तो हमारे देश में कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। कितनी भी बार बन सकता है या कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। लेकिन बात करें ये हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव के कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है या कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यूएसए अमेरिका में अगर एक राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बार ही बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये बात क्लियर? समझ में आया होगा। इससे आगे चलें। अगर बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव की, तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो वर्णन है, राष्ट्रपति के जो चुनाव का वर्णन है, राष्ट्रपति चुनाव का जो जिक्र मिलता है वो चुनाव का जिक्र अनुच्छेद 54 में मिलता है। आर्टिकल 54 में मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव का जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 54 में मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति होती हैं वो अनुच्छेद 55 में मिलती हैं।
रीति जो होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, वो अनुच्छेद 55 में मिलता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति होती हैं वो होती हैं अनुच्छेद 55 में। बात क्लियर है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर कोई व्यक्ति नामांकन करता है, नामांकन पत्र भरता है, तो उस राष्ट्रपति चुनाव का नामांकन पत्र भरने के लिए, नामांकन पत्र भरने के लिए उसे 50 सदस्य उसके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य ही अनुमोदक होने चाहिए। 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक जो होते हैं, जो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो 50 सदस्य इसके प्रस्तावक होने चाहिए। यानी उन 50 सदस्यों का उन पर हस्ताक्षर होने चाहिए कि ये व्यक्ति यह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि बात करें निर्वाचन मंडल की, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो सदस्य भी भाग लेते हैं उनमें से 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनके ये हस्ताक्षर हों कि यह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ने लायक है। और 50 सदस्य, उन्हीं में से 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए कि उनका समर्थन भी करें या उनका बहुमत भी करें। निर्वाचन मंडल में से 50 सदस्य या प्रस्तावक ऐसे होने चाहिए जो उस पर यह हस्ताक्षर करके दिखाएं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति खड़े होने लायक है। और उन 50 के अलावा उस निर्वाचन मंडल में से 50 सदस्य ऐसे भी हों जो उन व्यक्तियों का या उन राष्ट्रपति का समर्थन भी कर रहे हों कि ये व्यक्ति सही कह रहे हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर खड़े होने लायक है। तो बात समझ में आई होगी। अब बात करेंगे कि निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं या राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है। तो इससे आगे क्लास करेंगे, फिर कल। आज क्लास को यही समाप्त करते हुए तो बात समझ में आई होगी। जो क्लास कराई है उसमें सबसे पहले हमने बात करी थी कि संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। या राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। उसके बाद हमने बात करी थी कि राज्य की कार्यपालिका के बाद हमने बात करी थी
कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन जो मिलता है वो संविधान के भाग 5 में वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक उसका वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद बात करी थी हमने कि राष्ट्रपति, क्योंकि संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले जो महत्व रखा गया है वो राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति की हमने बात करी थी कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, या संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। लेकिन देश का एक राष्ट्रपति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया था? 52 में, 52। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया था। फिर क्वेश्चन एक ये भी था कि देश का नाम मात्र के लिए प्रधान होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, या फिर हमने पढ़ा था कि हमारे देश के राष्ट्रपति के समान किस देश का सम्राट कार्य करता है? तो वो ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। फिर हमने पढ़ी थी राष्ट्रपति की योग्यताएं, कि वह देश का नागरिक हो, उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। हमारे देश का राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा या लगातार सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन जो मिलता है वो आर्टिकल 54 में मिलता है। राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 54 में मिलता है। राष्ट्रपति के चुनाव की रीति जो मिलती है वो संविधान के अनुच्छेद 55 में मिलती है। फिर इसके बाद बात करी थी कि राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। जो निर्वाचन मंडल होता है उस निर्वाचन मंडल में ही वो 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं जो वोट डालने लायक होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो उन्हीं में से 50 सदस्य ये कहते हैं कि ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ने के लिए हकदार है, या ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, और उन 50 सदस्यों को हस्ताक्षर करने होते हैं। उन्हीं 50 सदस्यों को प्रस्तावक कहा जाता है, और 50 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको अनुमोदक कहा जाता है। वो 50 अनुमोदक वो होते हैं जो निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उन 50 प्रस्तावों का समर्थन करते हैं कि यह व्यक्ति इस बात को सही कह रहे हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर खड़े होने लायक है, यह राष्ट्रपति के चुनाव पर खड़ा होना चाहिए। इसके बाद फिर बात करते हैं निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल की फिर बात करेंगे कल, और निर्वाचन मंडल से आगे चलते हैं फिर अगली क्लास में। और आज क्लास को यही समाप्त करते हुए, तो जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को बजाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों, जो मैं समझा रहा हूं वो संविधान को इतने बेसिक से लेकर समझा रहा हूं कि कोई भी कैसे भी कितने भी
आसान क्वेश्चन आ जाए या कितने भी डीपली तक क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। ये समझो कि जीरो से लेकर हीरो तक समझाया जा रहा है, इतना डीपली तक बताया जा रहा है। चाहे एग्जाम कोई भी हो, किसी भी एग्जाम में कैसी भी क्वेश्चन आ जाए संविधान से रिलेटेड, लेकिन कोई भी सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। तो बराबर नोट्स बनाते हुए चलिए, कहीं भी कोई बात छोड़ना मत। जितनी भी बात मैं लिखवा रहा हूं, हर बात को नोट्स में लिखते हुए चलना, हर बात को नोट्स में लिखते हुए चलना। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को बार बार देखे, ताकि हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ठीक है साथियों, चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।